हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी सही होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका अध्याय है 1.2, आपका चैप्टर है 1.2, उसके एग्जाम्पल नंबर 5 की हम बात करने वाले हैं। जो किस प्रकार से, एक बार देखिएगा। आपसे पूछा गया है कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है, कि 4 की घात n आपके लिए कोई एक संख्या है और उसमें जो n है वो एक प्राकृत संख्या है। तो क्या n का कोई ऐसा मान हो सकता है, क्या n का ऐसा कोई मान हो सकता है जिसके लिए कि ये संख्या जो समाप्त हो तो उसका जो अंतिम अंक है ना वो शून्य आपको मिल जाए। ठीक है जी। अब सोचिए कि किसी भी संख्या के अंत में आपको शून्य प्राप्त करना है। ठीक है, और किसी भी संख्या के अंत में शून्य आपको प्राप्त करना है तो उस स्थिति में आपको पता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में या अंत में शून्य प्राप्त होता है तो उसमें पक्का 5 का भाग तो जाता ही जाता है। ठीक है जी, किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा और उसमें 2 का भी भाग चला जाता है। ठीक है, तो इससे किस प्रकार से इसको हल करने वाले देखिएगा एक बार। जैसे 4 की घात n है बेटा, यहाँ पे 4 की घात n है, 4 की घात n है, इसमें आप n की जगह पे जैसे 1 रखिए, 1 आपने रखा तो यहाँ से प्राप्त किया 4 की घात n में n की जगह पे आपने 2 रखा तो यहाँ से मिला 4 गुणा 4 बराबर कितना मिला जी आपको? यहाँ से 4 चौके 16 आपको मिल गया। ठीक है, 4 की घात में जैसे 3 आपने रखा तो 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर कितना हो गया? 4 चौके 16 और चौके 64 आपको मिल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी हम मान यहाँ पे ज्ञात करें तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि हमने n के बहुत सारे मान यहाँ पे रखे देखे तो हमें किसी भी स्थिति में उसका जो अंत है ना वो शून्य पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इससे हमने क्या पाया कि n का ऐसा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती है, n का ऐसा कोई भी मान नहीं हो सकता जिसके लिए कि यहां से बनने वाली संख्या किस पे समाप्त हो जाए? शून्य पर समाप्त हो जाए। तो एक बार हम शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याओं की बात करते हैं। जैसे शून्य पर समाप्त होने वाली सबसे छोटी संख्या की बात करें, कौन है? यहाँ से 10 है जी आपका। ठीक है, 10 की यदि हम बात करें बेटा तो इसका गुणनखंड की बात करें हम तो 2 गुणा 5 आपके बनता है। ठीक है, इससे आगे चले तो इससे जस्ट बड़ी संख्या कौन हो जाती है जी? 20 हो जाती है, जो कि 10 का ही गुणांक है। ठीक है, 10 के पहाड़े में आने वाली संख्या है। इसका यदि अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 2 गुणा 5। ठीक है, आगे की यदि हम बात करें, इससे आगे एक और संख्या ले, 30 हमने ले ली। ठीक है, इसकी हमने बात की तो इसको लिखा हमने 2 गुणा 3 गुणा 5 ऐसा हमने लिखा। ठीक है, 2 3 6 और 6 पंजे 30 इसका अभाज्य गुणनखंड मिला। और भी इसी प्रकार से हम और भी अन्य पद ले सकते हैं, परंतु आप यहाँ पे देखिए जैसे सबसे छोटी संख्या आपकी 10 थी, वो शून्य पर समाप्त हो रहा था, उसमें हमने पाया कि इसका गुणनखंड क्या मिल रहा है जी आपको? 2 गुणा 5 मिल रहा है और सारे के सारे और भी जो पद मिल रहे हैं वो 10 के ही गुणज है, 10 के पहाड़े में आने वाली ही संख्या है। ठीक है, तो उसमें हमने पाया कि ये जो 2 गुणा 5 है ये सभी के गुणनखंड में आपको मिलेगा। जो भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उनके गुणनखंड में पक्का आपको 2 गुणा 5 मिलने वाला है। यहाँ पे हमने पाया तो इसमें भी 2 गुणा 5 है, ये रहा, इसमें पाया तो इसमें भी 2 गुणा 5 है। ठीक है जी, तो सभी में 2 गुणा 5 आपको आवश्यक रूप से मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 का पद यदि आपको मिल जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा जी? उसका अंत शून्य पर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो स्थिति है उसमें n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए कि उसका जो अंत है, अंतिम जो पद है, अंतिम जो अंक है वो शून्य पर समाप्त हो जाए। ठीक है, तो इससे हमने ये तो प्राप्त कर लिया कि इसमें n की कोई ऐसा n का कोई मान नहीं होगा जिसके लिए भी इसका अंत किस पे प्राप्त हो? शून्य पर प्राप्त हो। पर अब इसको करना किस तरीके से है, इसको हल किस प्रकार से करेंगे तो देखिएगा एक बार कैसे इसको हल करते हैं। सबसे पहले मान के चलिएगा, क्या मान के चलते हैं? हमने मान लिया कि माना, ठीक है, माना n के किसी मान के लिए जो 4 की घात n है, 4 की घात n किस पे समाप्त होता है? शून्य, है ना, 0 पर। शून्य पर क्या होता है जी? समाप्त होता है शून्य, या आप ऐसे शून्य अंक पर समाप्त होता है, शून्य अंक पर समाप्त होता है। ठीक है, अभी हमने जो 10 लिया, 10 सबसे छोटी शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या थी, उसमें हमने पाया क्या 10 में 5 का भाग जाता है? कि हाँ जी जाएगा। तो इस स्थिति में हमने पाया कि अतः
वह किससे विभाजित होगी, अतः वह 5 से विभाजित होगी। ठीक है जी। और वो 5 से विभाजित होगी तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड है, उसका जो अभाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त हो रहा है, उस अभाज्य गुणनखंड में कौन प्राप्त होगा जी, 5 भी होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि अर्थात उसके जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहा है बेटा यहां से, उसके अभाज्य गुणनखंड में कौन होगा, 5 होगा। ठीक है, उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा। किसके में, 4 की घात जो n है इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा। परंतु आप यहां से देखिए, परंतु जो 4 की घात n आपको दिख रहा है, यहां से 4 की घात n जो दिख रहा है, इसमें देखिएगा ये किसके रूप में, 2 की घात n के रूप में। कैसे, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिखा जा सकता है ना, इसके घात में n मिला है जी, अर्थात आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की घात 2n। अब आप इसमें बताइए क्या 4 के अभाज्य गुणनखंड में कहीं पे आपको 5 नजर आ रहा है, कहीं पे भी 5 नजर नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो ये परंतु ये है, अर्थात आप इसमें क्या कह सकते हैं कि 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल कौन आ रहा है, 2 ही आने वाला है। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि अर्थात 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल कौन आएगा, 2 ही आएगा। 2 ही, यदि 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही आ रहा है तो इस स्थिति में, और यहां पे और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है बेटा, आधारभूत प्रमेय की जो अद्वितीयता है, या आप और भी सीधे तरीके से लिख सकते हो कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से आप क्या कह सकते हो कि प्रमेय से 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल कौन आएगा, केवल 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। 2 ही, यदि 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही आएगा, इसकी सत्यता आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय दे रही है। हमने पाया कि 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल कौन आ रहा है, 2 ही आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है जी, और 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब 4 की घात n में कहीं पे भी 5 नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि अतः 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में कभी भी 5 नहीं आएगा। और आप ये कहो, ये सोचिए कि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में कभी भी 5 नहीं आएगा, इसका मतलब हमने ऊपर जो माना है ना कि n के किसी मान के लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त होता है, तो वो क्यों माना था, यदि शून्य पर समाप्त हो रहा है तो उसका एक अभाज्य गुणनखंड में कौन आएगा, 5 होगा। इसका मतलब ऊपर की जो हमारी कल्पना है वो क्या हो गई, गलत हो गई, और ऊपर की जो हमारी कल्पना है वो गलत हो गई। तो इस स्थिति में हमने क्या लिखा कि अतः पूर्व की हमारी जो कल्पना है बेटा, कल्पना है वह क्या हुई, गलत हुई। ठीक है जी, और पूर्व की हमारी जो कल्पना है वह गलत हुई। तो अब आप क्या कह सकते हो कि अतः n के किसी मान के लिए 4 की घात जो n है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो अंत में आप लिख सकते हो कि इसलिए 4 की घात n के किसी भी मान के लिए किसके ऊपर, हाँ जी, शून्य पर क्या नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा।
और यही अपने को सिद्ध करना था जी, यही अपने को प्रदर्शित करना था। और किस तरीके से हमने किया है, ठीक है जी, हमने किया है कि 4 की घात में n में जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें केवल 2 का ही रूप हो सकता है, 5 का रूप उसमें नहीं आने वाला है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए बाय।